एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। अब पानी सर से ऊंचा हो गया था। राजू एक मर्तबा फिर हमले की तैयारी कर रहा था। उसने जो ही हाथ घुमाया, मैंने जोड़ के पास से उसकी कलाई पकड़ ली और तपे हुए लहजे में कहा, मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था, मगर तूने मुझे मजबूर कर दिया। ये कहकर मैंने उसकी कलाई को झटका दिया। चटाख की आवाज के साथ उसका जोड़ निकल गया। वो बुरी तरह टकराया। मैंने झपट कर उसकी दूसरी कलाई पकड़ ली और सख्त लहजे में कहा, इसके पैसे देता है या मैं दूसरी कलाई भी तोड़ दूं। मैंने दूसरी कलाई पर दबाव डाला तो वो चीख कर बोला, देता हूं, अभी देता हूं, मेरा हाथ तो छोड़ दो। उसका दायां हाथ दरख्त की टूटी हुई शाख की तरह उसके पहलू में झूल रहा था और चाकू फर्श पर गिर चुका था। मैंने उसके मुंह पर एक झांपड़ रसीद किया और झुककर चाकू उठा लिया। राजू ने जेब में हाथ डाला और 100 के कुछ नोट निकाले। मैंने नोट उसके हाथ से झपट लिए, कहा, और निकाल, जेब में जो कुछ है निकाल दे। उसने जेब में हाथ डाला और सारे नोट निकाल दिए। मैंने वो नोट भी उससे ले लिए और काउंटर पर फेंक कर होटल वाले से कहा, पैसे गिन लो, अगर ज्यादा हो तो इसके हिसाब में जमा कर लेना, आखिर ये आइंदा भी तो यहाँ खाए पिएगा। फिर मैं राजू से मुखातिब हुआ, कहा, अब यहाँ से फुट्टा खा, वरना। मैंने चाकू लहराया, कहा, और सुन, आइंदा अगर तूने इन्हें तंग किया तो टुकड़े कर दूंगा। मैंने पीछे से उसकी कमर पर जोरदार लात मारी। वो लड़खड़ाता हुआ होटल के दाखिली दरवाजे से निकला और औंधे मुंह गिर गया। होटल के बाहर लोग जमा थे। राजू को गिरते देखा तो सब हैरत से मुझे घूरने लगे। राजू उठा और किसी तरफ देखे बगैर तेजी के साथ वहां से चला गया। होटल वाले की आंखों में खौफ की परछाइयां थीं। उसने लरसती हुई आवाज में कहा, तुमने खामखा अपनी जान खतरे में डाल दी। राजू अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं, लगता है मुझे भी अब ये होटल बंद करना पड़ेगा। मैंने कहा, चिंता मत करो, राजू अब इधर नहीं आएगा। वो बोला, अरे भैया, तुम शायद नए आए हो यहाँ, इसीलिए राजू को नहीं जानते। वो 2 खून कर चुका है, मगर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। किसी ने इसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं की। यहाँ के हर दुकानदार से भत्ता लेता है वो। इसकी पीठ पर जानकी दास का हाथ है। मैंने बेख्तियार पूछा, कौन जानकी दास? होटल वाले ने मुश्तबा अंदाज में मुझे घूरा, फिर हंसकर बोला, तुम क्या किसी और दुनिया से आ रहे हो? जानकी दास को नहीं जानते? मैंने आहिस्ता से कहा, मैं असल में बंबई से पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ। होटल वाले ने कहा, असल बदमाश तो जानकी दास है। इस शहर में जुए खाने और शराब की भट्टी उसी ने लगाई है। पुलिस के बड़े अफसरों और बड़े बड़े नेताओं से उसका याराना है। राजू उसका खास आदमी है। तुम तो चले जाओगे, मुझे तो इसी शहर में रहना है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने जल्दी से कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने हंसकर कहा, अब जरा जल्दी से मुझे खाना खिलाओ, बहुत भूख लगी है। ट्रेन में चोर मेरे कपड़ों का बक्स ले गए, उसी में मेरे पैसे भी थे। मैंने फौरी तौर पर एक कहानी घड़ ली। कहा, मैं जिस दोस्त के आसरे पर यहाँ आया था वो भी यहाँ से दिल्ली चला गया। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। होटल वाले ने जल्दी से कहा, अरे तो बैठो ना, खाने की यहाँ क्या कमी। हंगामा शुरू होने के बाद इक्का दुक्का ग्राहकों के साथ होटल का बैरा भी बाहर खिसक गया। खतरा टलते ही वो दोबारा होटल में आ गया था। होटल वाले ने उसी से खाना लाने को कहा। वहीं एक कोने में पानी की बाल्टी रखी थी। मैंने वहीं बैठकर हाथ मुंह धोया और खाने पर टूट पड़ा। खाने से फारिग होने के बाद मैं चाय पी रहा था कि होटल के सामने पुरानी सी एक गाड़ी आकर रुकी। मैंने चौंक कर देखा। गाड़ी में से राजू के साथ 5 आदमी और उतरे। वो सब शक्लों से छटे हुए बदमाश लग रहे थे। परेशानी की बात यह थी कि उनमें से 2 के हाथों में लंबी नालों वाली हैंडमेड रिवॉल्वर थी। बाकी 3 आदमियों के हाथों में हॉकियां और सोडे की बोतलें थीं। उन सब के तेवर खतरनाक थे। मैं कुर्सी खिसका कर आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। उस वक्त पुरानी सी एक गाड़ी मजीद वहां पहुंच गई। उसमें से भी हॉकी बरदार गुंडे उतरने लगे। एक गुंडे ने सोडे की बोतलों का क्रेट उठा रखा था।
होटल वाला सहम कर काउंटर के पीछे दुबक गया। होटल का बहरा न जाने कहाँ छुप गया था। वो सब एक एक करके अंदर दाखिल हुए। सबसे आगे राजू था, उसके पीछे पीछे दोनों रिवॉल्वर वाले, फिर बकिया लोग। एक बदमाश ने अंदर घुसते ही होटल वाले को काउंटर से बाहर घसीटा और हॉकी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। रिवॉल्वर वाले ने हैरानी से कहा, यहाँ सिवाय इस भिक मंगे के और कौन है? लगता है वो हरामजादा निकल गया। राजू ने कहा, यही तो वो बदमाश है। उसने अपना दायां हाथ बांध कर गले में लटका लिया था। रिवॉल्वर वाले ने हैरत से पूछा, ये है वो बदमाश जिसने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया? फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, क्यों बे, कौन है तू? मैंने उसी लहजे में जवाब दिया, मतलब की बात करूं और इस खिलौने को जेब में रख लूं। मैं इन खिलौनों से डरता नहीं हूं। रिवॉल्वर वाले ने करख्त लहजे में कहा, बहुत भौंकता है बे। इस दौरान में होटल वाला जख्मों से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा था। उसने होटल वाले की तरफ इशारा किया, बोला, इसका हशर देख ले। मैंने तंजिया लहजे में कहा, एक आदमी के लिए इतना बड़ा लाओ लश्कर लेकर आए हो? इतने लोगों के साथ तो कोई बच्चा भी आंखें दिखा सकता है। उसने अचानक रिवॉल्वर की नाल मेरे मुंह पर दे मारी। बोला, बकवास बंद कर। मेरे मुंह से खून बहने लगा। उसी वक्त किसी ने पीछे से मेरे सर पर कोई सख्त चीज मारी। मेरा सर बुरी तरह चकराया। आंखों के आगे नीले पीले दायरे नाचने लगे और फर्श तेजी से मेरे नजदीक आने लगा। फिर दो मजबूत हाथों ने मुझे थाम लिया। उसके बाद सब कुछ तारीकी में डूब गया। मुझे होश आया तो ऐसा लगा जैसे मेरे बेड को कोई बुरी तरह झंझोड़ रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन से धुंध छटने लगी। मुझे याद आ गया कि मैंने होटल में खाना खाया था। फिर मैं चाय पी रहा था कि वहां राजू और उसके साथी आ गए थे। फिर उन्होंने शायद मेरे सर पर कोई चीज मारी थी। उसके साथ ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा सर फोड़े की तरह दुख रहा है। मैंने सर पर हाथ लगाना चाहा मगर कामयाब ना हो सका, क्योंकि मेरे दोनों हाथ पहलुओं के साथ बंधे हुए थे और मैं किसी गाड़ी में सफर कर रहा था। मैंने पांव हिलाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि मेरे दोनों पैर भी बंधे हुए हैं। गोया मैं बुरी तरह फंस चुका था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी खोई हुई तवानाई वापस आ रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मैंने तमाम ख्यालात को जहन से छटक दिया और तन बतकदीर होकर लेटा रहा। वो शायद मुझे किसी वैन में ले जा रहे थे। बदबख्तों ने मुझे वैन में ठंडे फर्श पर डाल रखा था। सर्दी मेरी हड्डियों में उतरी जा रही थी। अचानक कुछ फासले पर एक शोला सा चमका। लम्हे भर को वहां रोशनी हुई तो मालूम हुआ कि मैं वैन में तन्हा नहीं हूँ, बल्कि मजीद दो आदमी वहां मौजूद हैं। उन्हीं में से एक ने सिगरेट सुलगाई। फिर उस अंधेरे में सिगरेट का सिरा रोशन नुक्ते की तरह हरकत करने लगा। फिर शायद सिगरेट पीने वाला ही बोला था, इस उल्लू के पट्टे को अभी तक होश नहीं आया, कहीं मर तो नहीं गया। दूसरे ने तहकीर आमेज लहजे में कहा, इतना नाजुक नहीं है हराम का जना। पहले ने पूछा, मगर सेठ इसका क्या करेगा? दूसरे ने बेजारी से कहा, यह तो वो खुद ही जानता होगा। फिर वैन में खामोशी छा गई। सिर्फ इंजन की घूं घूं सुनाई दे रही थी। सर्दी के मारे मेरी हालत खराब थी। उन मनहूसों ने मुझे ठंडे फर्श पर डाल रखा था, इसलिए कुछ ज्यादा ही सर्दी लग रही थी। यूं भी आदमी के हाथ पांव बंधे हों तो सर्दी का एहसास कुछ ज्यादा ही होता है। मैंने आंखें बंद कर ली और जहन से सर्दी के एहसास को झटकने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में शायद मुझे नींद आ गई थी या फिर सर की चोट के सबब दोबारा गशी तारी हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैन एक झटके से रुकी तो मैं पूरी तरह होश में आ गया। फिर वैन का पिछला दरवाजा खुलने की आवाज आई। खुले हुए दरवाजे से इतनी रोशनी अंदर आ रही थी कि मैं वैन से उतरने वालों के हजूले देख सकता था। बाहर से किसी ने करख्त लहजे में पूछा, ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हुई? कोई बोला, गड़बड़ क्या होती, वो सूरमा तो अभी तक बेसुध पड़ा है। किसी ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, अंदर ले चलो इसे। फिर कोई बड़बड़ाता हुआ वैन में दाखिल हुआ। 2.5 मन की ये लाश मुझे फिर ढोना पड़ेगी। फिर वो किसी और से मुखातिब हुआ, यार जरा ये मुर्दा ढोने में मेरा हाथ तो बटाओ। फिर किसी ने मुझे गेहूं की बोरी की तरह घसीट लिया। गाड़ी का फर्श अगर चिकना ना होता तो मेरी खाल उधड़ जाती। दूसरे ही लम्हे किसी ने मुझे बोरी ही की तरह कंधे पर लाद लिया। मैं उठाने वाले की जिस्मानी ताकत से मरूब हुआ। 210 पाउंड वजनी यूं आसानी से उठा लेना कोई हंसी खेल नहीं होता। उठाने वाले की चाल में लड़खड़ाहट थी, ना उसका सांस फूला था। मैं आंखें मूंदे उसके कंधे पर पड़ा रहा। मुझे उठाने वाला एक ऐसे कमरे में दाखिल हुआ जहां तेज रोशनी हो रही थी। मैंने लम्हे भर को आंखें खोली थी मगर जल्दी से बंद कर ली। फिर मैं सोचने लगा कि अभी मजीद कुछ देर यूं ही पड़ा रहूं या आंखें खोलकर होश में आ जाऊं। मैं अभी इस पे गौर कर ही रहा था कि उठा के लाने वाले ने मुझे धप से फर्श पर फेंक दिया। मेरी कमर में शदीद चोट आई मगर मैं जब्त कर गया। ये भी गनीमत था कि फर्श पे दबीज कालीन बिछा हुआ था, वरना मुझे अच्छी खासी चोट लग जाती। कमरे के बाहर कदमों की आवाज उभरी। दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। फिर किसी ने भारी लहजे में कहा, ये अभी तक बेहोश है, कहीं मार तो नहीं दिया इसे?
एक और आवाज सुनाई दी। मैं तो समझता था कि आदमी जानदार है, इसलिए जरा हाथ सख्त रखा था। भारी आवाज फिर आई, अच्छा होश में लाओ इसे, पानी के छींटे मारो इसके मुंह पर। सर्दी से पहले ही मेरा बुरा हाल था। पानी का तस्करा सुनकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैंने फौरी तौर पर होश में आना ही मुनासिब समझा। दूसरे ही लम्हे मैं कराह कर आहिस्ता आहिस्ता पलकें झपकाने लगा। फिर मैंने पूरी तरह आंखें खोल दी। मेरे सामने सोफे पर अधेड़ उम्र का एक शख्स बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर 3 पीस सूट था और चेहरे पर सुनहरी फ्रेम का चश्मा। उसके सामने तपाई पर शराब की एक बोतल और ग्लास रखा था। वो यकीनन मैनोशी में मसरूफ था। उसके सोफे की पुश्त पर करख्त चेहरे और फूली हुई नाक वाला एक शख्स मौद्दब खड़ा था। उसका जिस्म सांड की तरह पला हुआ था। उसने चमड़े की जैकेट और चुस्त जीन्स पहन रखी थी। कमरा हर तरह से आरास्ता था। वहां शायद हीटर भी ऑन था, क्योंकि मुझे खुशगवार हरारत का एहसास हो रहा था। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा। वहां 3 आदमी खड़े थे। वो तीनों राजू के साथ होटल आने वालों में शामिल थे। शायद उन्हीं में से किसी ने मेरे सर पर जर्ब लगाकर मुझे बेहोश किया था। सोफे पर बैठा हुआ शख्स बहुत गौर से मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, कौन हो तुम, कहां से आए हो? मैंने खुशामदाना अंदाज में कहा, मैं एक बेसहारा आदमी हूं सरकार, कलकत्ते से आया हूं, मेरा नाम विनोद है। फौरी तौर पर मेरे जहन में वही नाम आया था। मैंने कहा, जहां मेरा एक दोस्त रहता था मैं उसके पास आया था। यहाँ आकर मालूम हुआ कि वो दिल्ली चला गया। चश्मे वाले ने पूछा, उस मलिच ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? मैंने उलझ कर पूछा, कौन मलिच सरकार? वो बोला, वही होटल वाला मुसला। फिर वो अपने आदमी से मुखातिब हुआ, बोला, क्या नाम है उसका? आदमी जल्दी से बोला, उसका नाम गयास है सरकार। चश्मे वाले ने सर्द लहजे में कहा, हाँ, गयास ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? मैंने कहा, कुछ भी नहीं सरकार, वो बूढ़ा आदमी है, राजू उसे मार रहा था, मुझे तरस आ गया। मैंने राजू को मना किया तो वो उसे छोड़कर मुझसे भिड़ गया। फिर मैंने खुशामद भरे लहजे में कहा, बड़ी भूल हो गई सरकार। मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए। चश्मे वाला चंद लम्हे मुझे घूरता रहा। फिर निस्बतन नरम लहजे में बोला, मेरे लिए काम करोगे? मैंने खुशी का मुजाहरा किया, कहा, जरूर करूंगा सरकार, मैं तो कई महीने से काम की तलाश में घूम रहा हूँ। चश्मे वाले ने पूछा, कुछ पढ़े लिखे हो? मैं इस बात में जवाब देते रुक गया। मुझे हिंदी की बिल्कुल शुद्ध बुद्ध नहीं थी। मैंने नफी में सर हिलाते हुए मायूसी से कहा, सब यही पूछते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मैं अनपढ़ हूं तो वो मुझे धुतकार देते हैं। आप भी वही पूछ रहे हैं। चश्मे वाले के चेहरे पर पहली दफा मुस्कुराहट नमूदार हुई। बोला, मगर हम तुम्हें धुतकारेंगे नहीं। तुम क्या काम कर सकते हो? मैंने कहा, मैं मजदूरी कर सकता हूँ, सामान ढो सकता हूँ। कुछ दिन मैंने एक ट्रक ड्राइवर के साथ काम भी किया है। उसने मुझे गाड़ी चलाना भी सिखा दी। वो बोला, तुम गाड़ी चला लेते हो? मैंने कहा, जी सरकार, मैं ट्रक चला सकता हूँ। गाड़ी कभी चलाई नहीं है मगर चला लूंगा। चश्मे वाले ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे मुलाजिम हो। अभी तुम आराम करो, बाद में काम बता दिया जाएगा। फिर वो अपने एक आदमी से मुखातिब हुआ, गणेश, इसके हाथ पांव खोल दो और इसे कपड़ों का एक जोड़ा भी दे दो। गणेश उस शख्स का नाम था जो मुझे कंधे पर लाद कर यहाँ तक लाया था। वो गैर मामूली तनोतोश और बड़े बड़े मजबूत हाथ पैरों का मालिक था। उसने चेक का मैला सा कोट और मलगजी सी पैंट पहन रखी थी। उसका सर अंडे की तरह शफाफ था। वो आगे बढ़कर मेरे हाथ पांव खोलने लगा। हाथ पांव खुलने के बाद मैं खड़ा हो गया और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने लगा ताकि जिस्म का दौरान खून सही हो जाए। बंधे बंधे यूं भी मेरे हाथ पांव सुन हो गए थे। फिर गंजे ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। हम दोनों आगे पीछे चलते हुए एक कमरे में पहुंच गए। वो शायद गंजे का ही कमरा था। गंजे ने अलमारी खोलकर एक तौलिया निकाला और मुझसे कहा, तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। मेरे कपड़े तो तुम्हें आएंगे नहीं। बाथरूम में शेव का सामान भी था। मैंने सबसे पहले शेव किया, फिर नीम गर्म पानी से नहाया तो ऐसा लगा जैसे धूल और मिट्टी के साथ मेरी थकन भी पानी में बह गई हो। इस दौरान में गणेश ने दरवाजे पर दस्तक देकर मुझे कपड़े भी दे दिए। मैं नहा धोकर बाहर निकला तो गणेश मुझे हैरत से देखने लगा। शेव करने और नहाने के बाद मैं तरोताज़ा हो गया था और मेरा असल रूप लौट आया था। गणेश ने सताइशी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, यकीन नहीं आता कि तुम अनपढ़ हो। मैंने हंसकर कहा, बहुत से लोगों को मेरे अनपढ़ होने पर हैरत होती है। वो बेढंगेपन से हंसा, बोला, तुम अगर 3 पीस सूट पहन लो तो बिल्कुल हीरो लगोगे। फिर कुछ सोचकर बोला, राजू से होशियार रहना, वो बात दिल में रखने वाला आदमी है, कभी न कभी तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। शायद उसका ख्याल था कि मैं हमेशा यहीं रहूंगा। मैंने अचानक उससे पूछ लिया, ये सेठ साहब काम क्या करते हैं? वो बोला, मैं क्या बताऊं, तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लोगे। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी ड्यूटी आसान नहीं होगी। फिर वो जरा रुक कर बोला, मैं खाना भिजवाता हूँ। मैंने कहा, नहीं, खाना तो मैं खा चुका हूँ, हो सके तो डिस्प्रिन की 2 गोलियां ला दो। नहाते वक्त मुझे एहसास हुआ था कि मेरा सर फट गया है।
सर में अभी तक तकलीफ हो रही है। गणेश बोला, माफ करना दोस्त, मेरा हाथ कुछ ज्यादा जोर से चल गया था। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कॉफी लेकर आता हूँ। हाँ, अलमारी में से गर्म चादर निकाल कर ओढ़ लो। ये कहकर वो चला गया। चादर निकालने के बजाय मैं बिस्तर में घुस गया। मेरी आंख खुली तो कमरे में रोशनी फैली हुई थी। चंद लम्हे तो मुझे याद ही ना आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद आने लगा, मैं जानकी दास के ठिकाने पर था। गणेश मेरे लिए डिस्प्रीन और कॉफी लेकर आया था। कॉफी पीते ही मुझ पर नींद का जबरदस्त हमला हुआ था। तो क्या गणेश ने कॉफी में ख्वाबावर दवा मिलाई थी? मैं झपट कर उठ बैठा। उसी वक्त गणेश कमरे में दाखिल हुआ। बोला, उठ गए विनोद? नींद तो अच्छी तरह आई थी रात को। मैं तलखी से हंसा, कहा नींद तो कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह आ गई थी। फिर अचानक कहा, मेरी कॉफी में बेहोशी की दवा क्यों मिलाई थी? वो बोला, मैंने सोचा कि तुम्हें सुकून की जरूरत है, रात आराम से गुजर जाएगी। फिर वो अचानक बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, सेठ साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे वहां रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था, मगर अभी तक जानकी दास ने मुझसे कोई काम नहीं लिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जानकी दास मुझसे क्या चाहता है। मैं वहां बेकार पड़े पड़े बोर हो गया था। मुझे ग्लोरिया और तैमूर की ही फिक्र थी। मैंने ग्लोरिया को इंडिया बुलवाया था। उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट था, वो आसानी से इंडिया आ सकती थी। ये भी मुमकिन था कि वो इंडिया पहुंच चुकी हो। मैंने उसे एहसान के एड्रेस पर बुलवाया था। मुझे यही फिक्र थी कि अगर ग्लोरिया वहां पहुंची होगी तो पुलिस की नजरों में आ गई होगी। फिर यह सोचकर मैंने खुद ही अपने दिल को तसल्ली दे ली कि ग्लोरिया बच्ची तो नहीं है। इससे पहले भी बेशुमार दफा इस किस्म के हालात से गुजर चुकी है। अलबत्ता उसे मेरी तरफ से परेशानी होगी। वहां मेरे साथ मुश्किल ये थी कि मैं अखबार भी नहीं पढ़ सकता था, वरना जानकी दास को मालूम हो जाता कि मैंने उससे झूठ बोला था। मैं इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि गणेश आया। बोला, चलो तुम्हें सेठ साहब बुला रहे हैं। मैं खामोशी से उसके साथ हो लिया। जानकी दास अपनी मखसूस नशिस्त पर मौजूद था और हस्बे मामूल शराब से शुगल कर रहा था। मुझे देखते ही वो हंस कर बोला, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर वो बोतल की तरफ इशारा करते हुए बोला, पियोगे? मैंने नफी में सर हिला दिया। वो अजीब से लहजे में बोला, मुझे भी यही उम्मीद थी कि तुम नहीं पियोगे। खैर कोई बात नहीं। फिर वो खामोश होकर हाथ में पकड़े हुए ग्लास को घूरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़हनी तौर पर किसी कश्मकश में मुब्तला हो। फिर वो ठहरे हुए लहजे में बोला, तुमने बहुत दिन आराम कर लिया, अब तुम्हें काम करना होगा। मैंने जवाब में कहा, मैं तो खुद बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। जानकी दास की आंखों में अजीब सी चमक थी। बोला, अब तुम्हारी सारी बोरियत दूर हो जाएगी, मगर काम जरा मुश्किल है। ये कहकर उसने कोट की अंदरूनी जेब से खाकी कागज का एक लिफाफा निकाला और उसमें से एक तस्वीर निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने तस्वीर उसके हाथ से ले ली। वो पुलिस के किसी आला अफसर की तस्वीर थी। जानकी दास ने कहा, ये हुमायूं मिर्जा है, ये मेरे खून का प्यासा है। मैं गौर से जानकी दास की शक्ल देख रहा था। उससे चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि तुम इसे कत्ल कर दो। उसका लहजा सर्द और सफाक था। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। जानकी दास का लहजा बदल गया। बोला, ज्यादा एक्टिंग मत करो, मैं तुम्हारी मर्दाना वजाहत से मुतासिर होकर यहाँ नहीं लाया था। मैंने भड़क कर कहा, तुम्हारा अंदाजा बहुत गलत है सेठ। 2-4 दिन रोटी खिलाने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे इतना घटिया काम लो। जानकी दास ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, मैं कभी गलत अंदाजा नहीं लगाता। मैं जानता हूँ कि किसी को कत्ल करना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये काम तुम्हें करना होगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, और अगर मैं इनकार कर दूं तो? वो बोला, तो फिर तुम इसी हुमायूं मिर्जा के हाथों फांसी घाट तक पहुंचोगे कामरान। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया।